स्टूडेंट्स नेक्स्ट डिस्कस करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्जॉर्प्शन। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्जॉर्प्शन में सबसे फर्स्ट आता है बेटा सरफेस एरिया। अब देखो सरफेस एरिया से पहले तो ये बात कर लेते हैं एड्जॉर्प्शन कहाँ होता है। एड्जॉर्प्शन होता है एक सब्सटेंस की सरफेस के ऊपर, यानी एक सब्सटेंस जो एड्जॉर्बेट है वो स्टिक होता है दूसरे सब्सटेंस की सरफेस के ऊपर, जिसको एड्जॉर्बेंट कहते हैं। तो क्योंकि सरफेस पे फिनोमेना होता है तो सरफेस जितनी ज़्यादा होगी उतना ही एड्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगा। सिंपल बात हो गई बेटा। मैं फिर बोलता हूँ, देखो एड्जॉर्प्शन कहाँ होता है, सरफेस के ऊपर होता है। तो सरफेस ज़्यादा होगी तो एड्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगी, सिंपल बात ये हो गई। तो इसीलिए सरफेस एरिया जो है, एड्जॉर्प्शन, ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। जितनी ज़्यादा सरफेस होगी एड्जॉर्प्शन उतना ही ज़्यादा होगा, सिंपल कंसेप्ट ही आ गया। और इसीलिए बेटा जो पाउडर्ड सब्सटेंसेस होते हैं वो ज़्यादा अफेक्टिव एड्जॉर्बेंट होंगे देन देयर क्रिस्टलाइन फॉर्म। कहने का मतलब क्या है, ये कि कोई सब्सटेंस जो है अगर आप उसको पाउडर फॉर्म में लेते हो तो उसकी सरफेस बढ़ जाएगी। क्यों सरफेस बढ़ जाएगी, ये पहले भी समझाई हुई है आपको केमिकल काइनेटिक्स के चैप्टर में, कि किसी चीज़ को छोटे छोटे पीसीज में तोड़ दोगे तो जो उस सब्सटेंस के अंदर जो पार्टिकल है वो भी बाहर निकल आया, यानी वो भी सरफेस में इन्वॉल्व हो गया, उसकी भी सरफेस बाहर आ गई। तो किसी भी सब्सटेंस को जितना आप टुकड़ों में तोड़ोगे उसकी सरफेस उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी, यानी सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा। तो इसीलिए एड्जॉर्प्शन भी बढ़ेगी। और वही यहाँ पे बताया जा रहा है बेटा ये कि पाउडर्ड सब्सटेंसेस जो होते हैं ये मोर अफेक्टिव एड्जॉर्बेंट होते हैं। यहाँ पे ना एक वर्ड ऐड कर देना अफेक्टिव के बाद, एड्जॉर्बेंट, ADSORBENT, ये एड्जॉर्बेंट वर्ड यहाँ पे ऐड कर देना अफेक्टिव के बाद। एड्जॉर्बेंट क्या होता है, जिसकी सरफेस पे एड्जॉर्प्शन होता है। तो पाउडर सब्सटेंसेस जो होंगे, क्योंकि टुकड़े टुकड़े कर देने से उसकी सरफेस बढ़ जाएगी, अंदर के पार्टिकल्स भी बाहर निकल कर आ जाएंगे, तो फिर एड्जॉर्प्शन की एबिलिटी भी बढ़ जाएगी। तो वही यहाँ बताया है कि देयरफॉर पाउडर सब्सटेंसेस आर मोर अफेक्टिव एड्जॉर्बेंट्स, यहाँ पे ये वर्ड ऐड कर देना बेटा बीच में, एड्जॉर्बेंट्स, देन देयर क्रिस्टलाइन फॉर्म्स। क्रिस्टलाइन मतलब उनकी सॉलिड फॉर्म पूरी जो है, तो इस तरह से। और इसी तरह से नेक्स्ट आता है बेटा नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट, यानी किसकी बात हो रही है, जो जिसने दूसरे सब्सटेंस की सरफेस पे चिपकना है। तो एड्जॉर्बेट की बात हो रही है, जो दूसरे सब्सटेंस की सरफेस पे स्टिक होगा उसकी बात हो रही है। तो देखो इसको टॉपिक को करने से पहले मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना बेटा। मेरे को ये बताओ, अगर मैं आपको कहूँ कि आपके घर की जो दीवार है उस पर आप एक लिक्विड फेंको और सॉलिड भी फेंक लो, चलो, और गैस भी फेंक लो, यानी ऐसा करो, वाटर है ना, वाटर की तीनों फॉर्म्स ले लेते हैं, आइस भी ले लेते हैं, लिक्विड फॉर्म यानी पानी भी ले लेते हैं, और स्टीम भी ले लेते हैं। मैं तीनों को उस पर दीवार पे गिराता हूँ। तो दिमाग लिए लगाओ बेटा, सबसे ज़्यादा कौन चिपकेगा उस दीवार के साथ, यानी कौन सबसे ज़्यादा एड्जॉर्ब होगा। तो नेचुरली बेटा सबसे ज़्यादा एड्जॉर्ब कौन होगा, सोचो। तो कौन होगा सबसे ज़्यादा एड्जॉर्ब, लिक्विड होगा बेटा। पानी चिपक जाएगा ना, पूरी दीवार गीली हो जाएगी। बर्फ़ का टुकड़ा गिराओगे वो तो टकरा के नीचे गिर जाएगा, तो उसकी एड्जॉर्प्शन कम हुई। अच्छा, स्टीम में क्या होगा, स्टीम के पार्टिकल्स, गैस है तो गैस के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, तो वो दीवार के साथ टकराएंगे, और क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है वो टकरा के फिर उड़ जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे, वो तो गैस है। लेकिन पानी जो है, क्योंकि पानी में एक फिनोमेना सरफेस टेंशन का भी होता है, यानी वो भी, उसके सरफेस के पार्टिकल भी दूसरे से जुड़ना चाहते हैं, तो इसकी वजह से वाटर लिक्विड फॉर्म जो है वो ज़्यादा चिपकती है। तो इसीलिए अगर हम तीनों स्टेट्स में बात करें, यानी एक ही सब्सटेंस को तीन स्टेट्स में ले लें, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तो सबसे ज़्यादा जिसकी दूसरे सब्सटेंस की सरफेस पे चिपकने की जो एबिलिटी होगी वो किसकी होगी, लिक्विड की होगी। तो सबसे पहली बात तो ये आ गई। देखो ये बताया है, आउट ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस, लिक्विड्स हैव मैक्सिमम एबिलिटी टू गेट एड्जॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ एड्जॉर्बेंट। अच्छा, इसके बाद अब अगली बात ये आती है बेटा, आपको ये तो मैंने समझा दिया कि जी लिक्विड सबसे ज़्यादा एड्जॉर्ब होगा, लेकिन अब हमने जो टॉपिक में पढ़ना है ना, हम पढ़ते हैं जनरली, जो ये एड्जॉर्प्शन का टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, ये हम पढ़ते हैं कि गैसेस का एड्जॉर्प्शन पढ़ते हैं सॉलिड के ऊपर। हम इस फिनोमेना पे ज़्यादा मतलब बात करते हैं इस चैप्टर में। तो अब हमें ये समझ आ गया कि चिपकती तो ज़्यादा कौन है, लिक्विड, यानी गैस, लिक्विड ज़्यादा एड्जॉर्ब होगा। लेकिन क्योंकि हमने बात करनी है किनकी, गैसेस की, तो सिंपल बात ये हो गई कि वो गैस, तो हम ऐसा कह देते हैं ना, हमें ये पता लग गया कि लिक्विड ज़्यादा एड्जॉर्ब होता है,
लेकिन पढ़ना हमने गैसेस को है, तो हम सिंपल ये कह देते हैं कि उस गैस की एड्जॉर्प्शन की एबिलिटी ज़्यादा होगी जिस गैस की लिक्विड में एग्जिस्ट करने की एबिलिटी ज़्यादा होगी। सिंपल बात ये आ गई। ये देखो वही चीज़ ये लिखी है, एबिलिटी ऑफ गैस टू गेट एड्जॉर्ब, यानी कौन सी गैस, जैसे मेरे पास 3-4 गैसें दे दी, तो कौन सी गैस सबसे ज़्यादा एड्जॉर्ब होगी, वो गैस सबसे ज़्यादा एड्जॉर्ब होगी जिसकी लिक्विड में एग्जिस्ट करने की एबिलिटी ज़्यादा है। क्यों? लिक्विड ज़्यादा चिपकते हैं बेटा दूसरी चीज़ से, तो ये चीज़ आ गई। अच्छा, अब हमने ये तो कह दिया कि उस गैस की एबिलिटी ज़्यादा होगी एड्जॉर्प्शन की जिस गैस की लिक्विड में एग्जिस्ट करने की एबिलिटी ज़्यादा है। तो मेरे को ये बताओ, किसी गैस को अगर लिक्विड में एग्जिस्ट करना है तो पार्टिकल्स को एक दूसरे से दूर जाना पड़ेगा या पास आना पड़ेगा? नेचुरली आपको पता है बेटा, मेरे को पता है आपको कि लिक्विड में पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज होते हैं, तो इसीलिए वो गैस ज़्यादा एड्जॉर्ब होगी जिसकी गैस की लिक्विड बनने की एबिलिटी ज़्यादा है। अब मैं अगली बात करने जा रहा हूँ, ध्यान देना, पर लिक्विड बनने की एबिलिटी उस गैस की ज़्यादा होगी जिस गैस के पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी। जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड वाली गैसेस, यानी NH3 हो गई, हाइड्रोजन बॉन्ड होती हैं, तो उसके पार्टिकल एक दूसरे के ज़्यादा क्लोज होंगे, तो उसकी लिक्विड बनने की एबिलिटी ज़्यादा होगी, लिक्विड बनने की एबिलिटी ज़्यादा होगी तो एड्सॉर्प्शन की एबिलिटी भी ज़्यादा हो जाएगी। तो इसीलिए ये तीन चीज़ें अब इंटर रिलेटेड हो गई। इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन भी मैं फिर समझा देता हूँ। देखो हमने क्या कहा, हमने सबसे पहले ऊपर, इससे भी ऊपर, ये जो टॉपिक था ऊपर वाला, इसमें क्या पढ़ा कि सॉलिड लिक्विड गैस में से सबसे ज़्यादा एड्जॉर्प्शन की एबिलिटी किसकी होगी, तो नेचुरली लिक्विड की होगी। वो चीज़ मैंने आपको जनरल सोचो उसी से समझ आ जाता है। पर अब हमने पढ़ना क्योंकि गैसेज है, तो हमने ये कहा कि उस गैस की एड्जॉर्ब होने की एबिलिटी ज़्यादा होगी जिस गैस की लिक्विड बनने की एबिलिटी ज़्यादा है। और लिक्विड कौन गैस जल्दी बन जाएगी? जिसके पार्टिकल्स के बीच में फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। लेकिन अब लास्ट बेटा और सबसे इंपॉर्टेंट आता है क्रिटिकल टेम्परेचर। ये +1 में आपने पढ़ा था। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर के अबव गैस को लिक्विड बनाना इम्पॉसिबल हो जाता है। यानी उस टेम्परेचर के नीचे नीचे तो वो लिक्विड बनाई जा सकती है गैस, लेकिन उसके ऊपर जो है वो लिक्विड बनाना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो उस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होता है जिस गैस की फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती हैं। नेचुरली जिसकी फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होंगी उसकी लिक्विड बनने की एबिलिटी ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा हाई टेम्परेचर तक भी लिक्विड रहेगी, यानी उसका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होगा। तो इसीलिए अब ये सारी चीज़ें एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई, जिसमें ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको याद रखना है आपने कि देखो अब मैं एक बार शुरू से बता रहा हूँ कि किस गैस की एबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी एड्जॉर्प्शन की, जिस गैस की लिक्विड बनने की एबिलिटी ज़्यादा होगी। और लिक्विड बनने की एबिलिटी उस गैस की ज़्यादा होगी जिसकी फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होंगी। और फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन अगर ज़्यादा हों तो उस गैस की क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। क्योंकि क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है बेटा? क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर तक गैस को लिक्विड बनाया जा सकता है, उससे ऊपर नहीं बनाया जा सकता, लेकिन उस टेम्परेचर तक लिक्विड बनाया जा सकता है। तो नेचुरली अगर किसी गैस के पार्टिकल्स में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हैं तो वो ज़्यादा हाई टेम्परेचर तक लिक्विड बन सकती है, इसीलिए उसका क्रिटिकल टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा। तो ये चारों चीज़ें आपने याद रखनी है, ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई। इसके कोई MCQ टाइप क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है बेटा इसका। जैसे सिंपल क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि आपको ऐसे लिख दिया, 2-3 गैसेस लिख दी A B C या XYZ, और उनका बोल दिया आपको क्रिटिकल टेम्परेचर ये है, एक का 50 बोल दिया, एक का 70 बोल दिया, एक का 80 बोल दिया, इस तरह से। और आपको पूछा गया बताओ या इनको अरेंज करो इंक्रीजिंग एबिलिटी ऑफ एड्जॉर्प्शन में, या सबसे ज़्यादा एड्जॉर्ब कौन होगी, सबसे कम कौन होगी, ऐसे। तो आपको ये पॉइंट याद रहना चाहिए कि उस गैस की एबिलिटी एड्जॉर्प्शन की ज़्यादा है जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा है। और ये भी बीच में ये भी याद रखना पड़ेगा आपको। क्यों? कई बार मान लो, जैसे सिंपल क्वेश्चन बताता हूँ, आपको 2 गैसेस लिख दी, एक NH3 लिख दी और एक HCl लिख दी। तो अब NH3 में तो होती हैं स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड और HCl में होती हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस। तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होती है? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो क्योंकि NH3 में इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इसकी एड्जॉर्प्शन की एबिलिटी HCl के कंपैरिजन में ज़्यादा हो जाएगी। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो ये चीज़ जो पढ़ाई में नहीं इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। और इसी के अंडर ये देखो एग्जाम्पल भी है, हैंस NH3 जिसमें क्या होती है बेटा? स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड, एंड HCl में क्या होती है बेटा? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस। ये क्या है? गैसेज हैं
आर एड्जॉर्ब्ड टू ग्रेटर एक्सटेंट, ये ज़्यादा एड्जॉर्ब होंगी देन N2 एंड O2, बिल्कुल, क्योंकि N2 और O2 कैसी गैसेज है बेटा, इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड डाइपोल डाइपोल थोड़ी होंगी, ये तो सेम एटम्स की बनी हुई है, तो नॉन पोलर है। नॉन पोलर मतलब इनमें क्या होंगी, वीक वैंडरवाल्स। तो वैंडरवाल्स कैसी होती थी, वीक होती थी। तो इनकी फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन कम है, तो एबिलिटी ऑफ गैस, इन गैसेज की एबिलिटी एड्जॉर्प्शन की भी कम हो जाएगी। तो ये है बेटा टॉपिक। और थर्ड आता है बेटा एक्टिवेशन ऑफ एड्जॉर्बेंट। एक्टिवेशन ऑफ एड्जॉर्बेंट का मतलब क्या है, एक्टिवेशन ऑफ एड्जॉर्बेंट का मतलब है एड्जॉर्बेंट को तैयार करना। किस काम के लिए, एड्जॉर्बेंट को तैयार करना एड्जॉर्प्शन के लिए, कि वो बढ़िया एड्जॉर्प्शन कर सके। तो उस बढ़िया एड्जॉर्प्शन करवाने के लिए एड्जॉर्बेंट को तैयार करना, इसी को हम एक्टिवेशन ऑफ एड्जॉर्बेंट कहेंगे। जैसे ये देखो यहाँ लिखा है, एड्जॉर्बेंट कैन बी मेड मोर एक्टिव फॉर एड्जॉर्प्शन, यानी उसको ज़्यादा बढ़िया तैयार कर देना एड्जॉर्प्शन के लिए। और ऐसा करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, कहता पहले कहता मेकिंग द सरफेस ऑफ एड्जॉर्बेंट अल्ट्रा क्लीन। ये एड्जॉर्बेंट आएगा बेटा यहाँ पे, ध्यान देना। तो एड्जॉर्बेंट की सरफेस कहता बिल्कुल साफ होनी चाहिए, भाई होनी चाहिए। अगर उसके ऊपर पहले ही मिट्टी लगी हुई है, डस्ट लगी हुई है, तो वो तो पहले ही मिट्टी और डस्ट उस पर एड्जॉर्ब है, तो वो नई चीज़ को एड्जॉर्ब कम ही करेगा ना, या करेगा भी नहीं, हो सकता है। तो इसीलिए जो एड्जॉर्बेंट की सरफेस है वो क्लीन होनी चाहिए। जैसे क्लास में हम बोर्ड पे जाते हैं तो बोर्ड पहले साफ़ करते हैं ना। अब मैं पहला पीरियड आपका मैथ का है, मैथ के बाद आपका फिजिक्स का है, फिर केमिस्ट्री का है, तो सारे उसी पे लिखते रहे, मैथ वाले क्वेश्चन करें उसके ऊपर, फिजिक्स वाले कर जाएँ, फिर लास्ट में केमिस्ट्री वाले करें उसके ऊपर, तो फिर क्या समझ आएगा, कुछ भी नहीं, क्योंकि जो एड्जॉर्प्शन होनी थी वो तो हो चुकी। तो इसीलिए जो अगर आप एड्जॉर्प्शन करवाना चाहते हो तो जिसके ऊपर, यानी एड्जॉर्बेंट की जो सरफेस है जिसके ऊपर एड्जॉर्प्शन करवाना है वो बिल्कुल सरफेस क्लीन हो, अल्ट्रा क्लीन हो। अच्छा, नेक्स्ट आ गया बेटा, तो बी पार्ट आता है सरफेस ऑफ एड्जॉर्बेंट शुड बी रफ। नेचुरली बेटा अगर बिल्कुल स्मूथ सरफेस होगी तो उस पर स्टिक होने की एबिलिटी कम हो जाएगी। अगर सरफेस थोड़ी रफ होगी तो उस पर कोई भी चीज़ जो है वो अच्छे से चिपक पाएगी, स्टिक कर पाएगी। अच्छा, नेक्स्ट आ गया बाय ब्रेकिंग द सरफेस ऑफ एड्जॉर्बेंट इनटू पीसीज। बिल्कुल, क्योंकि एड्जॉर्बेंट के अगर छोटे छोटे पीसेस कर दोगे, यानी बेटर है उसका पाउडर बना दोगे। अब इसमें ये नहीं सोचना है कि इस बोर्ड का पाउडर बना दें और उस पर लिखें, वो अलग पॉइंट हो गया। यहाँ पे मैं समझाता हूँ इसके एग्जांपल को लेकर कि तुम्हें पाउडर बनाने से कैसे एड्जॉर्प्शन बढ़ेगी। जैसे तो पाउडर बना दें अगर एड्जॉर्बेंट का, तो जो एड्जॉर्बेंट है उसके सारे ही पार्टिकल्स एड्जॉर्प्शन में इन्वॉल्व हो जाएंगे। अब यहाँ पे पाउडर बनाने का मैं जो बोर्ड से कंपेयर कर रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, बोर्ड से नहीं करना कंपेयर। क्यों, वो मैं आपको एक जनरल सिंपल एड्जॉर्प्शन समझाने के लिए एग्जांपल ले रहा हूँ। लेकिन हम जो एड्जॉर्प्शन ज़्यादातर डील करते हैं वो किससे डील करते हैं, मैंने क्या समझाया कि गैसेस का, किसके ऊपर, सरफेस ऑफ सॉलिड सरफेसेस के ऊपर। तो जैसे कोई गैस है, वो प्लेटिनम का एक पीस ले लेता हूँ, जैसे आप एक सॉलिड पीस ले लो, जैसे डस्टर होता है ना क्लास में, वैसा पीस ले लो प्लेटिनम का, और गैस को कहते हो कि आप गैस को उसके ऊपर एड्जॉर्ब करना चाहते हो। तो जो उस डस्टर शेप प्लेटिनम जो है उसकी बाहर बाहर के जो रीजन है, प्लेटिनम वहीं पे एड्जॉर्ब कर पाएगा ना गैस को, सारे में तो नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर मैं उसी प्लेटिनम के पीस को जो डस्टर की शेप की तरह है उसके मैं टुकड़े टुकड़े कर दूं और पूरी क्लास में बिखेर दूं, तो एड्जॉर्प्शन बेटा ज़्यादा करेगा वो गैसेस का। क्यों, क्योंकि जो पार्टिकल उस पोर्शन, मतलब डस्टर शेप जो प्लेटिनम था उसके अंदर छुपे हुए थे, अंदर इंटीरियर में जो थे, अब वो भी बाहर आ गए, बाहर आ गए तो वो भी एड्जॉर्प्शन करेंगे गैसेस का, वो भी गैसेस को अपने साथ चिपका लेंगे, तो एड्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी। तो इसीलिए पाउडर सब्सटेंस जो होता है वो ज़्यादा बेटर एड्जॉर्बेंट बन जाता है। तो ये तीन चीज़ें अगर हम कर दें तो एड्जॉर्प्शन की एबिलिटी बढ़ जाएगी। कैसे, एक तो एड्जॉर्बेंट की सरफेस को क्लीन रखो, अल्ट्रा क्लीन रखो, दूसरा उसकी सरफेस को रफ रखो, और तीसरा पाउडर्ड सरफेस यूज़ करो। और नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट आता है हमारे पास, नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन। टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन में सबसे फर्स्ट हमारे पास आ गया फिजिकल एड्जॉर्प्शन, या जिसको क्या कहते हैं, फिजियोप्शन भी कहते हैं, या फिर वैंडरवाल्स एड्जॉर्प्शन भी कहते हैं।
तो अब इसमें देखो फिजिकल एड्जॉर्प्शन या फिजियोप्शन या वेंडरवाल्स एड्जॉर्प्शन। अब देखो नाम से ही, नाम क्या आया बेटा, वेंडरवाल्स एड्जॉर्प्शन। क्योंकि वेंडरवाल्स नाम है इसीलिए क्या होता है, जो इंट्रैक्शंस होती हैं एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच में वो वीक होती हैं। वीक कौन सी होती हैं, वेंडरवाल्स होती हैं। तो इसीलिए इसका जो नाम है वो वेंडरवाल्स एड्जॉर्प्शन भी पड़ गया। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। मेन बात क्या है, एड्जॉर्बेट जो है वो एड्जॉर्बेंट की सरफेस पे चिपकता है, तो दोनों के बीच में कुछ ना कुछ बॉन्ड तो बनती होगी, चाहे वीक है स्ट्रॉन्ग है जो भी है। तो वो जो बॉन्ड होती है अगर वो वीक बॉन्ड्स हों, यानी कौन सी, वेंडरवाल्स बॉन्ड्स हों, वेंडरवाल्स इंट्रैक्शंस हों, तो वो फिजिकल एड्जॉर्प्शन होता है या फिजियोप्शन होता है या वेंडरवाल्स एड्जॉर्प्शन होता है। अच्छा, एक और बात याद दिलाता हूँ, वेंडरवाल्स इंट्रैक्शंस में हमेशा कहता था किस पे डिपेंड करती हैं, ये डिपेंड करती हैं साइज़ पे और मास पे। तो साइज़ हो गया किसी चीज़ का, मास हो गया, ये कैसे फैक्टर है, फिजिकल फैक्टर्स हैं बेटा, ये फिजिकल फैक्टर्स हैं। तो इसीलिए इसको फिजिकल एड्जॉर्प्शन भी कहते हैं। मतलब देखो वेंडरवाल्स डायरेक्टली होती हैं साइज़ के, जिसका साइज़ बड़ा है तो वेंडरवाल्स इंट्रैक्शंस भी ज़्यादा होंगी। तो बस वही चीज़ है। तो क्योंकि ये साइज़ पे डिपेंड करेगा, मास पे डिपेंड करेगा, तो ये फिजिकल है, कोई केमिकल नहीं है कि मतलब इलेक्ट्रॉन फुली फिल्ड कन्फिग्रेशन है या नहीं है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिजिकल एड्जॉर्प्शन है, वेंडरवाल्स हैं, ये सिर्फ साइज़ पे डिपेंड करती हैं। साइज़ तो सभी का होगा, तो चाहे उस पर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं कितने नहीं है, फुली फिल्ड है हाफ फिल्ड है, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसीलिए ये एक फिजिकल चेंज होता है। अच्छा, दूसरा नेक्स्ट देखिए, फिजियोप्शन can be shown by all substances so it is non specific in nature। ये लगभग वही बात है जो मैं ऊपर समझा रहा था बेटा आपको, कि कौन सी बॉन्ड्स बननी है, वेंडरवाल्स। वेंडरवाल्स किस पे डिपेंड करती हैं, साइज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बेटा साइज और मास के। तो क्योंकि साइज या मास पे डिपेंड करती हैं, तो साइज या मास तो हर सब्सटेंस का ही होगा, कोई ऐसा सब्सटेंस थोड़े ना होगा जिसका हम कहें कि साइज जीरो है या मास जीरो है। अगर साइज और मास जीरो है तो वो सब्सटेंस ही नहीं हुआ फिर तो इसीलिए फिजियोप्शन जो है ये हर सब्सटेंस बनाएगा, क्योंकि हर एक सब्सटेंस बनाएगा, इसलिए हम इसको कह रहे हैं ये नॉन स्पेसिफिक है। नॉन स्पेसिफिक का क्या, स्पेसिफिक का क्या मतलब होता है, स्पेसिफिक मतलब फिक्स्ड है कि यही बना पाएगा। नॉन स्पेसिफिक मतलब क्योंकि फिक्स्ड नहीं है, सारे ही बनाएंगे, तो इसीलिए ये नॉन स्पेसिफिक होगी। अच्छा, इंट्रैक्शंस की बात करते हैं। अब ऊपर ही बोल रहा हूँ बेटा, वेंडरवाल्स है, वेंडरवाल्स कैसी इंट्रैक्शंस होती हैं, वीक होती हैं। वीक होती हैं अगर वेंडरवाल्स इंट्रैक्शंस, तो जो एनर्जी रिलीज होगी, बॉन्ड तो बनेगी ना एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच में, पर बॉन्ड बनी है वीक, मतलब वीक बॉन्ड बनी है तो एनर्जी भी कम रिलीज होगी, सिंपल बात ये है। तो इसीलिए ये कह रहा है the interactions between adsorbate and adsorbent are weak, therefore less energy is released and enthalpy of adsorption is low। ये enthalpy of adsorption मतलब जो एनर्जी रिलीज हुई वो कम होगी। ये लिखा है ना -20 to -40 किलो जूल पर मोल, इसका मतलब क्या हुआ, रिलीज हुई, माइनस मतलब रिलीज हुई एनर्जी। कितनी रिलीज हुई, अगर कोई ऐसे पूछे कितनी एनर्जी रिलीज होती है, तो माइनस नहीं बोलना, फिर सिंपल बोलना 20 जूल्स किलो जूल पर मोल से लेकर 40 किलो जूल पर मोल। पर अगर कोई पूछे एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन, एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन ऐसे लिखा जाएगा बेटा, डेल्टा, यहाँ पे एड्जॉर्प्शन की पूरी स्पेलिंग लिख दो ऐसे, ADSORPTION पैरों में सबस्क्रिप्ट, और H ऐसे, तो ये होता था एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन। तो जब ये चीज़ पूछे जाए तो नेगेटिव करके लिखना है, और सिंपल पूछा जाए कितनी एनर्जी रिलीज हुई तो वो -22 सॉरी कितनी एनर्जी रिलीज हुई तो माइनस नहीं लगाना, फिर जब डेल्टा H पूछा जाएगा तब माइनस लगाना है, ये मेन बात है। तो फिर बता देता हूँ, क्योंकि बॉन्ड्स वीक हैं तो बेटा कम एनर्जी रिलीज होगी। अच्छा, नेक्स्ट क्या आ गया, इट इज़ अ रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल मतलब एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट चिपक गए, उन पे फोर्स लगाई, फिर अलग हो गए, फिर पास लाओगे, फिर चिपक जाएंगे, तो ये मतलब है। यानी एड्जॉर्प्शन हो जाएगी, देखो फोर्स लगाओगे तो डिजॉर्प्शन हो जाएगी, और फिर से पास लाओगे तो एड्जॉर्प्शन हो जाएगी दोबारा से, तो इसीलिए ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। अच्छा, दूसरा, इस एड्जॉर्प्शन में क्या होता है, देखो ये सिंपल, फिर मैं वही बोल, वेंडरवाल्स पे डिपेंड करता है। वेंडरवाल्स किस पे डिपेंड करती हैं, साइज और मास पे। तो साइज और मास तो हर एक का है, तो इसीलिए जब एक बार, जैसे अब बोर्ड वाले एग्जांपल से समझो, जैसे बोर्ड है, बोर्ड पे मैंने चौक से लिख दिया, अब एक बार लिख दिया, तो क्या अब मैं दोबारा उसके ऊपर अगर चौक का पाउडर फेंकूंगा तो क्या चौक का पाउडर बिल्कुल नहीं चिपकेगा, उसके ऊपर चिपकेगा। यानी एक लेयर चौक की बन चुकी है, उसके ऊपर दोबारा मैं चौक का पाउडर फेंकूंगा तो कुछ चौक के पार्टिकल्स जो पहले से चौक की लेयर है उसके ऊपर आ जाएंगे, और इसी तरह से फिर मैं तीसरी बार फिर फेंकूंगा, वो भी चिपक जाएंगे दूसरी लेयर के ऊपर भी। तो इसलिए क्या होता है, क्योंकि यहाँ केमिकल बॉन्ड नहीं बननी है, ये सिंपल फिजिकल एड्जॉर्प्शन है, साइज पे डिपेंड करती है, यानी वेंडरवाल्स इंटरेक्शन है।
तो ये तो हर कोई बनाता रहेगा, इसीलिए क्योंकि हर कोई बनाता रहेगा तो यहाँ पे एड्जॉर्बेंट के ऊपर सिर्फ एक लेयर नहीं बनेगी, कई लेयर बन जाती हैं। तो इसीलिए ये कहा बेटा इट इन्वॉल्व्स मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर फॉर्मेशन ऑफ एड्जॉर्बेट ऑन द सरफेस ऑफ एड्जॉर्बेंट अंडर हाई प्रेशर। हाँ, प्रेशर तो लगाना पड़ेगा, मतलब ये नहीं है कि ऐसे हल्का सा चौक का पाउडर फेंकोगे उसी से हो जाएगा, तो खूब सारा प्रेशर लगा। प्रेशर का मतलब बेसिकली यहाँ पे ना गैस से आ रहा है बेटा, कि गैस जो चिपकाना चाहते हो आप सॉलिड सरफेस के ऊपर, वो गैस प्रेशर से लगानी पड़ेगी, यानी कि ऐसे हल्की हल्की सी हवा चल रही है और वो चिपक जाएगी। प्रेशर से उसी चीज के ऊपर फोकस करके आपको गिरानी पड़ेगी, तब गैस पार्टिकल जो है वो चिपकेंगे, मतलब एक लेयर के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, इस तरह से होगा। और नेक्स्ट क्या आता है इसमें बेटा, ये एक्टिवेशन एनर्जी वाला पॉइंट जो था ये आपको उसमें समझाया था बेटा, केमिकल काइनेटिक्स में क्या होता था कि हर रिएक्शन को करवाने के लिए एक एनर्जी लगानी पड़ती है, यानी जो रिएक्टेंट्स को चाहिए होती है ताकि वो प्रोडक्ट्स बन सकें। बेसिकली बात होती थी, अगर आपको ध्यान हो बेटा, कि वो जो एनर्जी बैरियर होता था इस तरह से समझाया था, देखो ऐसे ऐसे करके ये एनर्जी बैरियर, ये रिएक्टेंट आ गए, ये प्रोडक्ट्स आ गए, और ये जो रिएक्टेंट्स को ये वाली जो एनर्जी चाहिए इतनी, इसको कहते थे एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये एनर्जी जो है ये चाहिए होती है रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में बदलने के लिए, पर वो तो रिएक्शन में चाहिए होती है ना, केमिकल रिएक्शन में चाहिए होती है बेटा। ये केमिकल रिएक्शन थोड़ी है, ये केमिकल चेंज थोड़ी है, ये तो फिजिकल चेंज है, फिजिकल चेंज है, इसीलिए कोई एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। तो वही बताया, इन फिजियोप्शन एक्टिवेशन एनर्जी इज नॉट रिक्वायर्ड, ये है। और फिर आ गया देखो, क्योंकि इंट्रैक्शंस वीक है बेटा, तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूंगा तो टेम्परेचर बढ़ाने से तो हीट लगेगी तो वो बॉन्ड्स टूट जाएंगी, और बॉन्ड्स टूट जाएंगी तो फिर एड्जॉर्प्शन तो ख़त्म हो गया। तो इसीलिए ये जो फिजिकल एड्जॉर्प्शन है ये हाई टेम्परेचर पे फेवरेबल नहीं है, ये लो टेम्परेचर पे फेवरेबल है। तो ये जो लिखा है ना, इसको एक बार देख भी लेना बेटा, लो टेम्परेचर इज़ फेवरेबल, ये फेवरेबल वर्ड है, पूरा कर लेना इसको। लो टेम्परेचर इज़ फेवरेबल फॉर फिजियोप्शन बिकॉज एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर, क्योंकि जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इंट्रैक्शंस तो वीक है, द वीक इंट्रैक्शंस बिटवीन किसके बीच में, एड्जॉर्बेट एंड एड्जॉर्बेंट विल ब्रेक, ये विल है, विल ब्रेक, टूट जाएंगी वो, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से हीट लगेगी ना, हीट एनर्जी से तो वीक बॉन्ड टूट जाएंगी। और इसको काइनेटिक एनर्जी के कंसेप्ट से भी समझ सकते हो। हाँ, आपको ये पता होगा कि टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। तो इसीलिए मान लो कोई गैस पार्टिकल जो हैं वो चिपक चुके हैं, वैन डर वाल्स इंट्रैक्शन से चिपके हुए हैं किसी सॉलिड सरफेस के ऊपर, लेकिन अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो टेम्परेचर से उन गैस पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब क्या होता है, पार्टिकल्स के मूवमेंट की एबिलिटी बढ़ेगी, और अगर पार्टिकल्स के मूवमेंट की एबिलिटी बढ़ेगी तो वो पार्टिकल्स वहाँ थोड़ी बैठे रहेंगे, वो तो उस एड्जॉर्बेंट को छोड़ के चले जाएंगे, इसीलिए टेम्परेचर बढ़ाने से एड्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। तो ये देखो, इफ एड्जॉर्बेट इज गैस, यानी जो चिपका हुआ है वो गैस है, देन इट्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो ये मैं समझा रहा हूँ कि टेम्परेचर बढ़ाने से उसकी मूवमेंट की स्पीड बढ़ जाएगी, हैंस गैस पार्टिकल्स लीव द सरफेस, वो उसको छोड़ के चले जाएंगे एड्जॉर्बेंट को, और एड्जॉर्प्शन क्या हो जाएगी, डिक्रीज। इसीलिए फिजिकल एड्जॉर्प्शन में कौन से टेम्परेचर पे फेवरेबल होगा, लो टेम्परेचर पे फेवरेबल होगा। ये फेवरेबल पूरी स्पेलिंग कर लेना बेटा।